nutrition in animals. So as you well know about the nutrition, taking of the food in the form of nutrient is called nutrition. Means that जो भी हम फूड लेते हैं in the form of nutrient वो फिर हमारी बॉडी में जाता है and then digestion and absorption is called nutrition. Basically nutrition की process 5 steps में complete होती है. One is ingestion, second one is digestion and third one is absorption and then assimilation and digestion. तो बेसिकली हम 5 स्टेप डिस्कस करेंगे एंड देन हम आते हैं इंट्रो पे, राइट. तो फर्स्टली क्या होता है इंजेक्शन. जो भी हम फूड ले रहे हैं बाय आवर हैंड्स मींस दैट कि जो भी हम फूड लेके अपने माउथ में रखते हैं वो प्रोसेस होती है इंजेक्शन. एंड देन सेकंड वन इज डाइजेशन. जो भी फूड हमने लिया है उसका डाइजेस्ट होना मींस दैट जो हमने फूड लिया है वो एक लार्जर मॉलिक्यूल है या हम बोल सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है, उसका ब्रेकडाउन होना इनटू द स्मॉलर पीसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. और ये जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो भी मल्टीपल ऑफ द स्टेप्स में कंप्लीट होती है. वो हम डिस्कस करेंगे आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, राइट. एंड थर्ड वन आता है हमारा एब्जॉर्प्शन. जब फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद वो जाता है ब्लड में and the absorption of the food into the blood vessels is called absorption. And fourth one is assimilation. जो भी फूड पार्टिकल ब्लड वेसल्स में जा रहे हैं फिर उसका वन बाय वन एक पार्ट टू अनदर पार्ट में मूव ऑन करना होता है assimilation and then digestion. digestion की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है कि जो भी आपका फूड पार्टिकल है जो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है उसके बाद जो भी मटेरियल बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब फूड उसको लीव आउट करना या उसको एक्सक्रीट आउट करना फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. तो इस तरह से जो न्यूट्रिशन है या हम बोल सकते हैं जो भी हम फूड ले रहे हैं वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ठीक है. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की तो हम प्लांट्स को बोलते हैं प्रोड्यूसर. व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज प्रोड्यूसर? क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं या हम बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या हो गया जो सेल्फ अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं. आप सब लोग जानते हैं 6th क्लास में पढ़ चुके हैं द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट सनलाइट की प्रेजेंस में जो भी कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में एंड वाटर प्रेजेंट होता है इनटू द सॉइल उसको एब्जॉर्ब करके क्या बनाता है अपना फूड प्रिपेयर करता है. इसीलिए हम बोलते हैं प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ और दी प्रोड्यूसर. लेकिन अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की या अदर एनिमल्स की वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि वो होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स. अब हेटेरोट्रॉफ्स की अगर हम बात करते हैं तो हेटेरोट्रॉफ्स कंप्लीटली डिपेंड होते हैं इनटू द अदर एनिमल्स, राइट. तो ये होता है हमारा प्रोसेस जो हमारा डिफाइन करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स को. लेकिन जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की तो बेसिकली न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस होती है वो हमारी स्टार्ट होती है इंजेक्शन से. तो इंजेक्शन जो होता है फूड का इनटेक करना बाय द ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो फूड कैसे इनटेक कर रहा है, क्या फूड इनटेक करने की प्रोसेस है वो हम बोलते हैं उसको इंजेक्शन. तो बहुत सारे टाइप के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका डिफरेंट तरीका होता है फूड को इंजेस्ट करने का. जैसे अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि वो अपना फूड कैसे लेते हैं बाय द हैंड्स. क्यों? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर इस तरह से डिफाइन होता है बॉडी का कि हमें एक 2 प्रॉपर हैंड्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो भी फूड होता है वो हम अपने माउथ में ले पाते हैं. लेकिन अगर हम बात करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म की जस्ट लाइक द स्पाइडर्स में क्या होता है कि वो अपना एक वेव फॉर्म करते हैं. जब उनका वेव फॉर्म होता है तो वहां पे जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं या जो उनका फूड मटेरियल की फॉर्म में वो यूज कर सकते हैं वो उनको लेते हैं. लेकिन पहले उनको जो अपना वेव वो फॉर्म करते हैं उसमें उसको स्टक कर लेते हैं. स्टक करने के बाद उसको कंप्लीटली सोलो अप कर लेते हैं. तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस को यूज करते हैं फूड को इंजेस्ट करने के लिए, ठीक है. अगर मैं बात करती हूँ यूनिसेलुलर की और मल्टीसेलुलर की, वी ऑल नो दैट वी आर मल्टीसेलुलर. लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं जिनके पास सिर्फ एक सिंगल सेल होती है. अब उनके पास एक ही सिंगल सेल है लेकिन उनका कंप्लीट प्रोसेस जो होगा हम बोल सकते हैं जो मैंने डिस्कस किया है फर्स्ट टू 5
में आकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। जब यहाँ पे दोनों सूडोपोडिया एक दूसरे से मिल जाते हैं तो जो फूड है वो एक वैक्यूल में आ जाता है, या आप बोल सकते हो कि यहाँ पे वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम बोल रहे हैं फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल जो होता है यहाँ पे आते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। क्यों? क्योंकि फूड तो प्रेजेंट है वैक्यूल में ही, और वैक्यूल में ही फूड का डाइजेशन होगा। अब फूड के डाइजेशन के लिए साइटोप्लाज्म में जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ आएंगे? फूड वैक्यूल में, और कंप्लीटली डाइजेशन करते हैं फूड का इनसाइड दी वैक्यूल। फिर यहाँ से आपको पता है कि थर्ड प्रोसेस आती है एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। तो यहाँ से जितना भी फूड डाइजेस्ट हुआ मींस दैट जो स्मॉलर पार्टिकल्स में प्रेजेंट है वो फिर से क्या होगा? वो एब्जॉर्ब हो जाएगा बाय दी, यहाँ पे जो भी आपके विलाई या एब्जॉर्प्शन के लिए जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनके थ्रू वो एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू दी साइटोप्लाज्म। अब जब साइटोप्लाज्म में सारा फूड चला जाता है तो वहां पे होता है एसिमिलेशन, मींस कि वहां पे जितना भी फूड का एनर्जी होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म को अपने फंक्शन करने के लिए एनर्जी की नीड होती है, और एनर्जी हमें कहां से होती है? फूड से। तो फूड का जो एसिमिलेशन हो रहा है, जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में फूड पहुंचेगा वो किसके थ्रू पहुंचेगा? ब्लड वेसल्स के थ्रू, या इसमें जो भी साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्प्शन हुआ है वो सारा फूड जाएगा एसिमिलेशन की प्रोसेस में, और वहां से होगा एनर्जी का प्रोडक्शन। एंड देन फिफ्थ प्रोसेस इज एजेशन। एजेशन हमने ह्यूमन बीइंग में भी देखा है कि जो भी आपका अनएब्जॉर्ब फूड है या अनडाइजेस्टेड फूड है वो लीव आउट होता है फ्रॉम दी बॉडी। तो वैसे ही प्रोसेस चलता है अमीबा में भी। तो अमीबा में क्या होता है बेसिकली कि इसका जो स्ट्रक्चर है हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक जगह से क्या होगा कि यहाँ से इंजरी, या आप बोल सकते हो कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिग्रेड हो जाती है, और जैसे ही सेल मेम्ब्रेन डिग्रेड होगा जितना भी उसका अनडाइजेस्टेड मटेरियल है या अनवांटेड मटेरियल है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है फ्रॉम दी बॉडी। तो ये प्रोसेस होता है आपका यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में। अब हम बात करते हैं मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म की। तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें भी सारी प्रोसेसेस सेम चलती हैं। अब यहाँ पे जो मेन एग्जांपल है वो मैंने एक हाइड्रा का लिया है। हाइड्रा में बेसिकली क्या होता है कि हाइड्रा में टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे उसका माउथ होता है, माउथ के पास प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स, और टेंटिकल्स में क्या होता है? एंटेंगल्ड हो जाते हैं जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, और उसकी वजह से वो उनको कंज्यूम कर पाता है, राइट। तो ये सारा प्रोसेस चलता है आपका सेम इन दी ह्यूमन बीइंग आल्सो, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन बीइंग में कौन सा प्रोसेस कैसे कैसे फॉलो होता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि इंजेक्शन हुआ, हमने फूड को इनटेक किया इनटू आवर माउथ, और वी कैन से दैट बक्कल कैविटी, राइट। फिर उसके बाद आते हैं डाइजेशन पे। तो बेसिकली अगर हम डाइजेशन की प्रोसेस देख रहे हैं तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो अगर हम डाइजेशन बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे बेसिकली बक्कल कैविटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। वन इज योर टीथ, सेकेंड वन इज योर टंग, एंड थर्ड वन इज योर salivary glands, राइट। तो यहाँ पे जो आपका ये स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, बेसिकली मैंने यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे salivary glands हैं। तो बेसिकली 3 glands हैं, वन इज parotid gland, एंड देन sublingual gland एंड submandibular gland। तो ये तीनों की तीनों ग्लैंड जो होती है इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है? ये सलाइवा का सिक्रेशन करती है, ठीक है। तो फर्स्टली हम पहले डिस्कस करेंगे कि हमारे जो टीथ होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है और कितने टाइप के होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस हम नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आगे और भी डायग्राम्स है रिलेटेड टू टॉपिक। सबसे पहले हम माउथ की बात कर रहे हैं, तो माउथ को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज टीथ। तो सबसे पहले टीथ डिस्कस करते हैं। टीथ जो होते हैं वो हमारा बेसिकली जो हमारा फूड मटेरियल है उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में कट करने का या स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज करने का काम करते हैं। उसको हम मैकेनिकल डाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे जो आपके टीथ हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज इंसीजर एंड देन कैनाइन एंड प्रीमोलर एंड मोलर, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो ये है इंसीजर, ठीक है। इंसीजर जो आपके फ्रंट, अगर हम यहाँ पे 2 जो है, वन इज अपर जो, सेकेंड वन इज लोअर जो। तो आपके जो अडल्ट ह्यूमंस होते हैं उनमें 16 अपर जॉ में प्रेजेंट होंगे और 16 ही लोअर जॉ में प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन दी केस ऑफ जो चिल्ड्रंस होते हैं, राइट। तो चिल्ड्रंस में क्या होता है कि उसमें 20 ही होते हैं, और बेसिकली 2 टाइप के टीथ होते हैं। वन इज परमानेंट, सेकेंड वन इज टेम्परेरी, मींस दैट मिल्क टीथ।
फ्रंट में 4 दिख रहे हैं, दैट इज इंसीजर, राइट। इंसीजर है ये हमारे जो हमारे बेसिकली फूड को कट करने का काम करते हैं, ठीक है। एंड 2 आर कैनाइन, 2 कैनाइन है, तो ये बेसिकली क्या करेंगे, ये हमारे फूड को टीयरिंग करने का काम करते हैं। एंड देन प्रीमोलर एंड मोलर जो होते हैं ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे फूड को मैस्टिकेशन के लिए, या आप बोल सकते हो कि उसको परमानेंट जो टीयरिंग होती है, या आप ग्राइंडिंग बोल सकते हैं कि ग्राइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जितने आपके टीथ प्रेजेंट होते हैं अपर जॉ में, उतने ही प्रेजेंट होते हैं लोअर जॉ में। इसी तरह से कितना होता है, टोटल 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं इन द केस ऑफ एडल्ट्स, राइट। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी है कि यहाँ पे जो हमारे टीथ होते हैं, टीथ में जो अपर पार्ट जो आपको दिखता है व्हाइटिश कलर का, वो क्या होता है, एनामल प्रेजेंट होता है, और ये एकदम हार्डेस्ट पार्ट होता है, और उसके अंदर होता है डेंटाइन। और बहुत सारे टाइप की जो बोन है और यहाँ पे नर्व्स भी हैं, जिनकी वजह से हमें फील होता है सेंसेशन, राइट। जैसे कभी कभी हो जाता है कि हमें फील होने लगता है ठंडा गर्म, वो कब होता है कि जब हमारा जो टीथ होता है उसकी जो नर्व्स होती है वो क्या हो जाती है, एक्सपोज आउट हो जाती है। तो उसकी वजह से जो भी वाटर है, कोल्ड है या फिर वार्म है, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आने लगता है विद द नर्व्स, इसकी वजह से हमें फील होने लगता है कोल्ड या वार्म, ठीक है। तो ये सारा फंक्शन होता है हमारा टीथ का। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो टंग है बेसिकली उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो टंग का अगर हम फंक्शन देखते हैं तो टंग के बहुत सारे फंक्शन है। बेसिकली ये हमें स्पीकिंग में हेल्प करता है, अगर टंग नहीं होगी तो हम बोल ही नहीं पाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जितना भी हम फूड मटेरियल खाते हैं उसमें क्या टेस्ट है, कि वो बिटर है या स्वीट है, या बिटर है या सॉर है या सॉल्टी है, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा टंग। क्योंकि टंग को अगर हम देखते हैं उसकी टिप पे बिल्कुल प्रेजेंट होती है स्वीट ग्लैंड, ठीक है, जो हमें फील कराता है कि ये फूड हमारा स्वीट है। और बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट होती है बिटर, एंड यहाँ पे बिल्कुल साइड में जिस पीछे की साइड होती है सोर, एंड थोड़ा सा साइड में आगे ये होती है सॉल्टी। जो फूड का कंपोनेंट है वो बिटर है या स्वीट है, वो हमें फील हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टंग। लेकिन यहाँ पे और भी इसकी फंक्शंस है कि जो भी हम फूड खा रहे हैं उसको वेट बनाना, उसको इस तरह से कन्वर्ट करना, या उसको इस कंडीशन में लाना कि वो हम उसको सोलो कर सके, तो वो हमारा काम कौन करता है, वो भी हमारी टंग करती है। टंग होता है एक फ्लैशिबल फ्लेक्सिबल मस्कुलर ऑर्गन स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से आपका जो फूड है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होने के लायक यहाँ पे प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद जो हमारा फूड होता है वो जो हमारी ग्लैंड्स होती है उनकी हेल्प से डाइजेस्ट होता है, ठीक है। जो ग्लैंड होती है बेसिकली मैंने डिस्कस भी किया था, स्लाइवरी ग्लैंड, बेसिकली 3 ग्लैंड्स होती हैं, वो तीनों ग्लैंड्स क्या करती हैं, स्लाइवा का सिक्रेशन करती हैं। जब स्लाइवा का सिक्रेशन होगा तो बेसिकली स्लाइवा में प्रेजेंट होता है स्लाइवरी एमाइलेज, और वी कैन से दैट टाइलिन। तो इसका मेन फंक्शन होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन कराता है, डाइजेशन कराता है। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है इन दी माउथ, राइट। जो माउथ है वहां पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है, लेकिन अदर डाइजेशन जो होते हैं वो हमारे अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में स्टार्ट होते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि आपका जो माउथ है वहां पे बेसिकली किस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का डाइजेशन स्टार्ट होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। क्यों? क्योंकि जो स्लाइवरी एमाइलेज होती है वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करती है इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, दैट इज ग्लूकोज। तो वो आपका फंक्शन हो जाता है पूरा माउथ का और बक्कल कैविटी का, कि किस किस वर्क के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद फूड कहाँ जाता है, ईसोफेगस में, ठीक है। ईसोफेगस में जाता है जिसे हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, और ईसोफेगस में किसी भी टाइप का कोई डाइजेशन नहीं होता है। वहां पे बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपने फूड है वो मैकेनिकल डाइजेशन जो हुआ है, ये स्लाइवरी एमाइलेज के थ्रू जितना भी डाइजेस्ट हुआ है वो फूड जाता है इनटू द स्टमक। तो ये एक वे प्रोवाइड करता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ द फूड फ्रॉम द बक्कल कैविटी टू द स्टमक, राइट। तो ये आपका फंक्शन हो गया ईसोफेगस का। लेकिन यहाँ पे जो फूड का मूवमेंट हो रहा है वो एक कंटिन्यूअस वे में होता है, जहाँ पे एक्सटेंशन होता है एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि जो ईसोफेगस है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है, मस्कुलर पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, वहाँ पे पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर एक्सपेंड होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर एक्सपेंड होगा। तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं कि ये हो रहा है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे फूड वे
बक्कल कैविटी टू द स्टमक ट्रांसफर हो रहा है, वो होता है पेरिस्टालसिस प्रोसेस, राइट। तो पेरिस्टालसिस प्रोसेस के थ्रू फूड कहाँ चला जाता है, स्टमक में। अब स्टमक जो होता है वहां पे फर्दर डाइजेशन होता है, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये हमारा स्ट्रक्चर है स्टमक का। तो बेसिकली स्टमक को अगर हम देखते हैं तो वो एक जे शेप में प्रेजेंट होता है, और स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वहां पे प्रेजेंट होता है क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और बेसिक फंक्शन क्या होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड का, कि वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती है, जिसमें आपका पैप्सिन एंजाइम प्रेजेंट रहता है। और पैप्सिन एंजाइम के साथ साथ वो म्यूकस और HCl का प्रोडक्शन भी करती है। तो यहाँ पे जो HCl है उसका भी अलग फंक्शन है, म्यूकस का भी अलग फंक्शन है, और पैप्सिन का भी अलग फंक्शन है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि HCl का क्या फंक्शन है। कि HCl का जो फंक्शन है वो क्या होता है कि वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है स्टमक को, और वो जो एसिडिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है वो क्यों करता है, ताकि जो भी हमने फूड लिया है उसमें जितना भी बैक्टीरियल या वायरस कंटामिनेशन प्रेजेंट है वो किल हो जाए। सेकेंड, कि जो भी आपके डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है उनका वर्किंग ऑन द फूड वो अच्छे से हो पाए, उसके लिए प्रेजेंट होता है HCl। और दूसरा यहाँ पे होता है म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि जो भी इनर लाइनिंग प्रेजेंट है स्टमक की उसको प्रोटेक्ट करता है बाय द डाइजेशन ऑफ द एंजाइम दैट इज पैप्सिन और द HCl, क्योंकि HCl तो हार्म करेगा अगर हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहेगा। और फिर यहाँ पे थर्ड वन आता है पैप्सिन। पैप्सिन का मेन फंक्शन होता है कि वो प्रोटीन को क्या करता है, डिग्रेड कर देता है इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल। तो बेसिकली पैप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है इनटू द अमाइनो एसिड्स। तो ये सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं स्टमक में, ठीक है। लेकिन प्रॉपर डाइजेशन फूड का स्टमक में भी नहीं हो पाता है। उसके बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये स्मॉल नहीं होता है। अप्रॉक्सीमेटली 7.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। तो ये कॉइल्ड फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट रहता है कि वहाँ पे विलाई फॉर्म हो जाती है। आप बोल सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से फूड का एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी कंटेंट है फूड में न्यूट्रिएंट का वो सब डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहीं पे जो हमारी दो और ग्लैंड हैं, वन इज लीवर एंड सेकेंड वन इज पैनक्रियाज, वो भी कहाँ पे आती हैं, वो भी आती हैं, उनका सिक्रेशन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और उन दोनों का सिक्रेशन में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स ही प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ लिवर की, तो लिवर से क्या होता है, लिवर से निकलता है बाइल जूस, और बाइल जूस आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। वैसे ही पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज से निकलता है पैनक्रियाटिक जूस, और वो भी जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये सारा जाके कहाँ कलेक्ट हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑलरेडी भी अपना जूस प्रेजेंट रहता है, या हम बोल सकते हैं अपने एंजाइम्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जो क्या करते हैं बेसिकली डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जो बाइल जूस रिलीज आउट हो रहा है, सीक्रेट आउट हो रहा है फ्रॉम द लिवर, वो क्या करेगा, फैट का ब्रेक डाउन करवाता है इनटू द फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल, राइट। उसके बाद जो पैनक्रियाटिक जूस है, जो पैनक्रियाज से लीव आउट हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, उसका फंक्शन क्या होता है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन प्रेजेंट है उनका ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन वो कौन करता है, वो करता है आपका जो पैनक्रियाटिक जूस आया है उसके अंदर जो भी एंजाइम है वो करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद। और इंटेस्टाइन में ऑलरेडी जो जूस प्रेजेंट होते हैं वो भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये सारा फंक्शन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। तो अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो मैंने अभी डिस्कस किया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है, विलाई फॉर्म हो जाती है। आप बोल सकते हैं कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फूड मटेरियल है उसको लार्ज सरफेस एरिया मिल जाता है। अब ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा तो एब्जॉर्प्शन वहां पे ज्यादा होगा, इसीलिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद आपकी कंटिन्यूसली वाली कौन सी प्रोसेस आती है, एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन में क्या होगा कि जो फूड मटेरियल है जो ब्लड में पहुंचा है वो सारा चला जाता है अलग अलग पार्ट्स में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने भी विलाई प्रेजेंट हैं वो उन सब में होती है ब्लड वेसल्स, और यहाँ से जो भी फूड एब्जॉर्ब होता है वो जाता है ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स उसको पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डाइजेशन हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद जो होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता
लार्ज इंटेस्टाइन को, तो ये लार्ज नहीं होता है, ये स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है, वन इज कोलोन, सेकेंड वन इज रेक्टम। तो कोलोन में जितना भी फूड में वाटर और सॉल्ट की कंटेंट होती है वो सर एब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर आता है फूड कहाँ पे, कोलोन में, कोलोन में हो जाता है सॉल्ट और वाटर का। फिर आता है रेक्टम में। रेक्टम में क्या होता है कि जितना भी फूड बचा है जो कि अनडाइजेस्टेड है और उसमें कोई भी वाटर की कंटेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसा फीसिस वो प्रेजेंट रहता है रेक्टम में। और रेक्टम में आने के बाद वो वहां पे कलेक्ट हो जाता है, लेकिन आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेक्टम ये कहाँ चला जाता है, एनएस में, और एनएस के प्रोसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम फंक्शन देख रहे हैं सारा का सारा डाइजेशन कहाँ हो रहा है, माउथ में हो रहा है, उसके बाद कहाँ हो रहा है, स्टमक में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है, राइट। और एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है ज्यादा से ज्यादा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये सारा फंक्शन था ह्यूमन में कि ह्यूमन में किस तरह से न्यूट्रिशन प्रोसेस बाय प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं कि एनिमल्स में किस तरह से डाइजेशन होता है और इसमें क्या प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं उनको बोला जाता है रूमिनेंट। व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज रूमिनेंट, क्योंकि इनके पास रूमन प्रेजेंट होता है, इनका जो स्टमक होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड रहता है, राइट। तो यहाँ पे जो इनका 4 चैम्बर स्टमक है वो थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस शो कर देता है फ्रॉम द ह्यूमन, लेकिन और सारा जो प्रोसेस है डाइजेशन का वो सेम ही होता है, ठीक है। तो ये जो सारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रास को ईट करते हैं। ग्रास को ईट करने के बाद इनका जो सबसे पहले प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि माउथ के थ्रू इंजेक्शन होगा, और इंजेक्शन होने के बाद फूड ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ जाता है, र्यूमन में जाता है। र्यूमन इज द फर्स्ट कंपार्टमेंट ऑफ द स्टमक ऑफ द एनिमल, ठीक है। र्यूमन में जाने के बाद वो कहाँ जाता है, रेटिकुलम में जाता है, जो कि उनका सेकेंड पार्ट होता है। तो यहाँ पे पार्शियल डाइजेशन होता है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो पाता है एनिमल्स में। तो यहाँ पे पार्शियली डाइजेस्ट होने के बाद फूड रिटर्न आता है कहाँ पे, माउथ में। आपने देखा होगा कि एनिमल्स क्या होता है, एक टाइम पे बहुत जल्दी खा लेते हैं, लेकिन जब फ्री टाइम होता है तो वो बैठ के फिर क्या करते हैं, फिर से चबा रहे होते हैं खाने को, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या होती है कि उनके माउथ में फिर से रिटर्न आता है उनका सारा फूड और उसको फिर से च्यू अप करते हैं, और च्यू करने के बाद फिर से उनका फूड जाता है 3rd चैम्बर में। 3rd चैम्बर में जाने के बाद फिर 4th चैम्बर में जाता है, वहां पे दोनों चैम्बर्स में होता है फुल डाइजेशन या कंप्लीट डाइजेशन हम बोल सकते हैं। कि अगर हम देख रहे हैं पार्शियली डाइजेशन तो स्टार्ट हो गया ह्यूमन में ही, ठीक है, जो कि फर्स्ट कंपार्टमेंट है स्टमक का, लेकिन सेकंड में जाने के बाद वो रिटर्न गया है माउथ में, माउथ से फिर से आया है 3rd कंपार्टमेंट में, और 3rd कंपार्टमेंट में क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है और एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इनका सबका ब्रेकडाउन, जो मॉलिक्यूल बचे हुए हैं उन सब का ब्रेकडाउन होगा इनटू दी 3rd कंपार्टमेंट एंड देन ये ट्रांसफर हो जाता है 4th कंपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस चलता है। फिर इसके बाद जो सारा प्रोसेस है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, वो सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है जस्ट लाइक द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आते हैं। तो सेम प्रोसेस हो रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, कोलोन एंड रेक्टम। कोलोन में जाने के बाद जितना भी वाटर है या सॉल्ट है उसका एब्जॉर्प्शन फिर से हो जाएगा, और फिर चला जाता है रेक्टम के थ्रू एनएस से होता हुआ एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। तो ये सारा प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का, कि न्यूट्रिशन किस तरह से हो रहा है और कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। तो एक तरह से हमने देखा कि डाइजेशन भी कैसे हुआ, एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, एसिमिलेशन क्या हुआ, न्यूट्रिशन को टेकअप करना, उसके बाद उसकी सारी प्रोसेसेस करना, वो सारा कहाँ जाता है हमारा, वो सारा हमारा न्यूट्रिशन की प्रोसेस को कंप्लीशन करने के लिए आ जाता है। थैंक यू।